हेलो एवरीवन। आज 14 जनवरी के न्यूज़ टुडे की इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसमें हम लोगों ने 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया है और कुछ उसके साथ शॉर्ट न्यूज़ है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आर्टिकल है 5 उसके लिस्ट को हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संदर्भ में आया है। और चूंकि उसकी धारा जो है 17A अभी प्रश्नगत थी इस निर्णय के अंतर्गत, तो उसके संदर्भ में जो भी कुछ हुआ है और उससे संबंधित जो पहलू हैं उसके बारे में ये आर्टिकल बातचीत करता है। उसके बाद आरबीआई के द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि कुछ समय के लिए कुछ कुछ कारणवश जो है ना रोक दिया गया था। और उसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, मतलब बढ़ते हुए जो है ना इंपॉर्टेंस को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस को, विशेष करके वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से। उसके बाद अगेन एक निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में गरीबों के लिए 25% मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। बेसिकली ये राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये निर्णय है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है शिक्षा के प्रसार और शिक्षा को सब तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से। उसके बाद का जो आर्टिकल है वो है 2025 में जंगल की आग, वाइल्ड फायर्स की आपदाओं की अनदेखी की लागत। ये बेसिकली ये डिजास्टर का रूप जो ले चुका है और जलवायु परिवर्तन के दृष्टि बदलते हुए जो बदलने की दृष्टि से और जब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बढ़ने की दृष्टि से जहां इसकी फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है, जिस कारण से वाइल्ड फायर जो है ना आज महत्वपूर्ण आपदा के रूप में विश्व स्तर पे तो है ही, भारत के संदर्भ में भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो उसी के बारे में बातचीत करता है ये। उसके बाद आई आइरेना असेंबली और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी। बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा के से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी असेंबली अभी हुई है, अभी हाल फिलहाल में। और उसमें क्या नवीकरणीय ऊर्जा के डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की गई, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू पर यह आर्टिकल बात करता है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण शॉर्ट न्यूज हैं, और हाँ यहाँ पे आपकी रिवीजन के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो इन पे आधारित है वो यहाँ पे इंक्लूड है, जिसके आधार पे आपने जो सीखा वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं और क्या जो परीक्षा का ट्रेंड है उसे समझ सकते हैं और आगे जो आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए उसे भी ये मदद करने में सहायक होगा। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पहला शॉर्ट न्यूज। उसके साथ साथ गिग इकोनॉमी, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, मतलब रिपोर्ट है बेसिकली, अपस्फीति डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं, फूलों की घाटी, वाकर और हैडली सर्कुलेशन, अल्ट्रा कोल्ड एटम, और इसी की तरह से अंत में सुर्खियों में एक स्थान है कतर, राजधानी दोहा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए पहले न्यूज आर्टिकल से बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार के संदर्भ में कि धारा 17A पे जो निर्णय आया है, और ये जीएस पेपर 2 से जाहिर सी बात है संदर्भित होगा, ये आधारित होगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और लोक प्रशासन के संदर्भ में। क्यों, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बेसिकली किसी भी देश में जो है के लिए और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, राजनीतिक सिस्टम को चलाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक है या भ्रष्टाचार का दमन आवश्यक है। और किसी भी भ्रष्ट आचरण के लिए पे नियंत्रण की प्रक्रिया का होना महत्वपूर्ण है और उसके लिए टूल्स का, महत्वपूर्ण टूल्स और कानून व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। और विशेष करके जब बात की जाए लोक सेवकों की बात की जाए तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक के कल्याण से जुड़े हुए हैं, जो विकास से, राष्ट्र के विकास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जो देश की नीति है और उसे जहां उसके निर्माण से जुड़े हुए होते हैं उसी तरह से उसके क्रियान्वयन से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर लोक सेवक के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है तो ये सारे पक्ष जो है पहलू प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार निवारण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण रूप से यह आवश्यक है कि देश में लोक सेवकों के लिए स्पष्ट प्रावधान हो, जो कि ये कानून करता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और इसमें
परिभाषा के साथ-साथ वो प्रक्रियाएँ भी दी गई हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी लोक सेवक पे आगे की कार्रवाई की जाएगी, अगर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाती है तो। तो इस प्रक्रिया में तो बेसिकली ये जो 17 ए है, इसी तरह की कुछ प्रक्रियाओं पे आधारित है, जो कि अभी चर्चा में था और उसके संदर्भ में याचिका दायर की गई और उस याचिका पे आधारित ये प्रश्न है। तो इसलिए ये सामान्यतः मैंने ये बताया तो आपको जेएस पेपर 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और दूसरा क्या लोक प्रशासन के संदर्भ में है। तो पूरी की पूरी कार्यपालिका आप समझ सकते हो प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करने वाला है ये। यहाँ पेपर 4 भी आप लिख सकते हो, जीएस पेपर 4 ये भी, क्योंकि यहाँ से जीएस पेपर 2 से जो कुछ मुद्दे हैं लोक सेवकों के आचरण को लेकर जीएस पेपर 4 में डायरेक्टली जुड़ जाता है। चलिए समझते हैं क्या है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, ये संशोधन का मुद्दा। तो ये बेसिकली संशोधन की वैधता पे जो है ना, ये जो संशोधन किया गया इस सेक्शन में, एक्चुअली क्या है, इस सेक्शन में 2018 में एक संशोधन किया गया था और संशोधन में जोड़ा किया गया और उसी की वो जो संशोधन किया गया उसी की वैधता जो है ना यहाँ पे चुनौती दी गई थी न्यायालय में इस मामले में कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। तो जो निर्णय आया है वो भी बटा हुआ है, मतलब एक जज के द्वारा बताया गया कि संवैधानिक है और दूसरे के द्वारा उसके विपरीत निर्णय दिए गए। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वही कि 2018 में ये संशोधन प्रस्तुत किया गया था और संशोधन था क्या, भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम जो 1988 का जो अधिनियम है उसमें जो धारा 17 ए है, हमने बताया कि विभाजित फैसला सुनाया गया है और यह अनिवार्य बेसिकली ये करता है कि अधिनियम के तहत किसी भी लोक सेवक के खिलाफ जब भी जांच शुरू किया जाएगा तो सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी आवश्यक है। तो यही विवाद का मुद्दा है, जो आवश्यकता जोड़ दी गई कि कोई भी किसी भी इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण में संलिप्त जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई के पहले सरकार से मंजूरी लेने के लिए आवश्यक है। तो ये दोनों जो जज हैं उनके अपने अपने अलग अलग राय हैं जो कि उन्होंने वर्डिक्ट में दिया, निर्णय में लिखा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि जो इसे जो है ना इस प्रकार का वर्डिक्ट को क्या बोला जाता है, स्प्लिट वर्डिक्ट या विभाजित निर्णय। तो सबसे पहले जो न्यायमूर्ति विश्वनाथन है उन्होंने यही बताया कि 17 ए को संवैधानिक रूप से वैध माना गया उनके द्वारा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त के साथ मतलब क्या कि कोई कॉम्पेटिबल अथॉरिटी अगर ये बात करती है, मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि मंजूरी देने के निर्णय सरकार की बजाय किसको दिया जाए, लोकपाल या राज्य के लोकायुक्त को, और जो कि बना ही किसके लिए है, बना ही किसके लिए, भ्रष्टाचार निवारण के लिए। ये हमने पहले पढ़ा है, भ्रष्टाचार निवारण के लिए पढ़ा है, बना है। तो ऑब्वियसली वैसे सरकार की जगह पे वैसी संस्थाएं जिसे भ्रष्टाचार निवारण के लिए ही बनाया गया है। उसका जो दूसरा पक्ष था, मतलब दूसरे जो जज थे न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना का मत, जिन्होंने डायरेक्टली जो है ना इसे जो है ना समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। मतलब जो अनुच्छेद 14 में समानता क्या कि संविधान के समक्ष समता, संविधान का समान संरक्षण, उसका उल्लंघन बताया है। कि क्यों, क्योंकि ये अधिकारियों को कहीं जो है एक अलग तरीके से ट्रीट करने की बात करता है। तो उसी के आधार पे इन्होंने क्या है इसे असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण माना है। तो इस मामले में क्या स्प्लिट वर्डिक्ट है और इस कारण से अब क्या होगा कि इस मामले को अब एक उपयुक्त पीठ के गठन के लिए भारत के सीजीआई के पास भेजा गया कि इससे बड़ी पीठ में इसे भेजा जाए जिससे कि इस फैसले को कंक्लूड किया जाए, निर्णय को कंक्लूड किया जाए। अभी कंक्लूड नहीं किया जा सका क्योंकि बराबर पे है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 1988 का अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक। उसके बाद इसकी परिभाषा दी गई। जैसे मैंने बताया कि परिभाषा के साथ साथ कुछ शब्दों को परिभाषित कि कोई भी कानून होता है तो उसमें कुछ परिभाषा, कुछ वर्ड को डिफाइन किया जाता है जिस भी मुद्दे पे वो बना, जिस भी विषय पे वो बना है वो कानून। तो इसमें ठीक उसी तरह भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई। क्या है परिभाषा? परिभाषा बेसिकली यही है कि लोक सेवक का जो वैसा कृत्य, कौन सा कृत्य जो है भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। तो यही है कि मतलब क्या कि कोई भी लोक सेवक द्वारा जो आधिकारिक कार्य करने के लिए, मतलब जो उसको सौंपा गया है,
जिसके लिए उस पद पे है वो, करने या ना करने के बदले, ना करना भी अपने आप में क्या भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। में पारितोषिक, यही रिश्वत समझ सकते हैं आम भाषा में, कानूनी पारिश्रमिक के अलावा स्वीकार करना या मांगना, ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। इसके लिए सजा क्या है? अधिकतम 5 वर्ष का कारावास है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 यही अभी चर्चा में है। और इसी पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इस पे, इस निर्णय में। उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि लोक सेवक उत्पीड़न और मुकदमों के भय के बिना अपना लोक कर्तव्य निभा सके। मुद्दा यही था, पक्ष यही था सरकार का कि ऐसी सिचुएशन हो कि जब जो है लोक सेवक अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन है, क्योंकि आप देखो, आप लोक सेवक की जहां तक बात आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि लोक सेवक जैसे बात आएगी तो हमेशा दो फंक्शन करता है ये, एक व्यक्तिगत और दूसरा क्या? सार्वजनिक। मतलब जो उसे कानून के द्वारा उसके पद पे बने रहने के अंतर्गत से अपेक्षित है उससे कि वो कर्तव्य करे। तो इसमें एकदम थिन लाइन होना चाहिए और इसमें दोनों में अंतर होनी चाहिए। यही कानून जो है ना, ये अपेक्षा रखता है। ये अगर इसमें कहीं यहाँ पे दोनों मेल खाते हैं और कहीं ना कहीं वो क्या सार्वजनिक मामलों में अपने व्यक्तिगत हित की बात करता है, जैसे रिश्वत मांगना, तो व्यक्तिगत हित ही हुआ ना ये, या कोई काम नहीं करना, इस तरह से। तो ये चीजें जो है ना, इस स्थिति से बचने के लिए और इस स्थिति को जो है ना और विस्तार ना दिया जाए और कहीं भी भय, लालच, दबाव में आकर काम ना करना पड़े, जिसके लिए स्मूथ बनाने के लिए सिस्टम को ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जिससे कि एक मौका मिल सके, अवसर मिल सके अधिकारियों को, और खास करके वैसे अधिकारी जो ऑनेस्ट, ईमानदार अधिकारी हैं। और इसमें एक चीज और जोड़ा गया है कि यह विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत देने के कृत्य को भी अपराध श्रेणी में रखता है। मतलब आप यहां से दे रहे हो किसी विदेशी लोक अधिकारी को, मतलब अपना काम करवाने के लिए, जाहिर सी बात है अपने फेवर में कुछ निर्णय लेने के लिए, तो ये भी चीजें भ्रष्टाचार के अंतर्गत है, ध्यान में रखेंगे। अब अन्य जो कानून है या अन्य जो प्रक्रिया है, वो उस कुछ जो देश में लागू है उससे संबंधित क्या है कि अंकुश लगाने के लिए जो अन्य प्रावधान है, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 हमने पढ़ा ही, प्रधानमंत्री सहित कुछ लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, इसका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाना, लोक प्रशासकों के लिए ही बना हुआ है, निगरानी रखने के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना मांगा जा सकता है किसी भी किए गए कार्य के लिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहती है और अंकुश लगा रहता है। और देश में हमने देखा है कि बहुत बड़े मामलों का खुलासा इसी आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और जिसमें भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ और लोगों पे कार्रवाई की गई। भारतीय नागरिक को सूचना तक सुगम और व्यापक पहुंच प्रदान करना। और संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता है, जिसके अंतर्गत भारत जो है 2011 में इसे अनुसमर्थित करता है, रेटिफाइड करता है, और ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इस पे प्रश्न कुछ देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भ्रष्टाचार की परिभाषा में शामिल है अवैध पारितोषिक की मांग, ठीक है। उसके बाद आधिकारिक कार्य करने या न करने के बदले लाभ लेना, ठीक है। केवल राजनीतिक रिश्वत, केवल नहीं होगा, केवल हमने बताया, ठीक है। तो इसके लिए 1 और 2 आंसर। यूएनसीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, यहाँ पे निम्नलिखित छूट गया है। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध वैश्विक संधि है, ठीक है। भारत ने इसे 2011 में अनुसमर्थित किया, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो बी आंसर इसका भी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य लोक सेवकों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना है। यह विदेशी लोक अधिकारियों को रिश्वत देना अपराध बनाता है और यह केवल निजी क्षेत्र तक सीमित है। तो यही गलत हो गया। 1 और 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल किससे संबंधित? आरबीआई के एक निर्णय
से संबंधित है। जो किसके लिए लिया गया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक की लाइसेंस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने के संदर्भ में लिया गया। और बेसिकली ये किससे संदर्भित है? तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से क्या वित्तीय समावेशन से संदर्भित है, पे आधारित है। और वित्तीय समावेशन क्यों? क्योंकि इनकी क्षमता बढ़ गई है। क्यों इनकी क्षमता बढ़ी है? ऋण लेने ऋण जो ऋण की जो प्रक्रिया है, ऋण देने की प्रक्रिया, उसमें इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। और खास करके ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में ये जो इनकी भूमिका बढ़ रही है। तो इसलिए फिर से नए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को फिर से चालू करने की बात कही जा रही है, जिससे कि पूरी तरह से जो ऋण जो व्यवस्था है देश में, जो कि वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और खास करके समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, मतलब उनके लिए कोई छोटे-मोटे कारोबार करने के लिए या उनके आम जीवन के लिए जो फंड की आवश्यकता है, उसकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए जो है स जो सामान्य तरीके से जो मिलने वाले जो ऋण है, उसकी उपलब्धता आवश्यक है। लेकिन भारत में अभी भी इतने विकास के बावजूद भी बैंकों की पहुँच अभी अंतिम व्यक्ति तक नहीं हो पाया। और उस दृष्टिकोण से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो अन्य जो इस तरह की संस्थाएँ हैं, उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आरबीआई उस व्यवस्था को अपने अंदर लाकर उसे सुचारू रूप से चलाता है और क्या करता है, उसका विनियमन करता है और उसकी निगरानी भी करता है। जिससे क्या है कि उस लाभ को पहुँचाया जा सके हमेशा उस अंतिम व्यक्ति तक, उस दूर-दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन वो ऐसा भी ना हो कि वो अनियमित तरीके से चले और अराजक तरीके से चले। मतलब वो एक नियम कानून के अंतर्गत चले, पारदर्शी तरीके से चले। तो कुल मिलाकर यही है कि इनकी जो बढ़ती भूमिका है, तो इसलिए इनको फिर से इनकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चालू की जा रही है। तो इसलिए जीएस पेपर 3 बैंकिंग प्रणाली सहकारी बैंक से संबंधित है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सहकारी बैंकों के बारे में अभी जो क्या हुआ है ये, कि बेसिकली यही किया गया है कि लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करने का बात की गई है। मतलब पहले लाइसेंसिंग दी जाती थी, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। और ये बात क्या किया गया कि शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने एक चर्चा पत्र जारी किया बेसिकली इस पे। मतलब अभी विचाररत है अभी। और इसमें सकारात्मक सुधार, हितधारकों की बढ़ती मांग और आरबीआई के तहत मजबूत विनियामक ढांचे को देखते हुए कदम उठाया गया। तो हमने देखा कि सकारात्मक सुधार मतलब इस पूरे ढांचे में सकारात्मक सुधार किए गए। मतलब इनको डिफाइन भी किया गया है, इनको स्तरीकृत भी किया गया है। उसके बाद क्या, हितधारकों की बढ़ती मांग, वही डिफरेंट हितधारक, जो डिफरेंट समाज के वर्ग जो है ना लाभान्वित हो रहे हैं। और क्या, आरबीआई के तहत मजबूत विनियामक ढांचा। और पिछले कुछ वर्षों में क्या है कि आरबीआई ने अपनी निगरानी अंकुश भी बढ़ाया है कानूनी रूप से। मतलब जिससे कि अब जो है इनके फेल होने का, असफल होने का सबसे बड़ा डर क्या था कि असफल हो जाते थे, और जिसमें कि जनता का पैसा या जनता को मिलने वाला लाभ जो है ना कहीं कम होने का खतरा था। और एक कंज्यूमर के रूप में जो है ना उनके ऊपर जो है ना खतरा था। तो जिस कारण से विनियामक ढांचा अगर बढ़ गया तो उनकी निगरानी आसान हो गई है, अब मजबूत हुआ है पहले से। तो यही इस कारण से जो है ना ये फैसला लिया गया है। उसके बाद क्या, ये पहले क्या था कि 2004 से यूसीबीज को लाइसेंस देने पे रोक लगा दी गई थी बेसिकली। और क्योंकि यही पाया गया था कि बड़ी संख्या में जो नए लाइसेंस प्राप्त बैंक बहुत कम समय में वित्तीय रूप से कमजोर हो गए, तो वही असफल होने का डर यही है। कि उन्होंने जो मूल मुद्दा क्या है कि उन्होंने क्या है कि जो जो तरीके अपनाए अपने यहाँ प्रबंधन का, निजी अपने अंतर्गत प्रबंधन का, वो सही नहीं था, उपयुक्त नहीं था। दूसरा क्या है, जोखिम प्रबंधन बेस मेनली जो है एक बैंक के रूप में एक बैंकिंग कार्य करें कि जोखिम प्रबंधन का कार्य जो है ना उन्होंने वो ठीक से नहीं कर पाया। दूसरा क्या है कि जिन्हें ऋण दिया गया वो डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए, जिस कारण से वो असफल होने की दृष्टि में स्थिति में पहुंच गए थे बड़ी संख्या में। तो जिस कारण से आरबीआई ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी कि नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। शुरू करने के पक्ष में तर्क क्या है? तर्क हम लोग यही जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला वही वित्तीय समावेशन, कि सबसे पहले वही दूर दराज के छोटे कस्बों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं है, बैंकिंग शाखा नहीं है, बैंक की उपस्थिति नहीं है, तो वहां इनकी भूमिका काफी है, जिससे वित्तीय समावेशन को अल्टीमेटली बढ़ावा मिलेगा। और वित्तीय समावेशन का सामान्य अर्थ क्या कि
वित्त की पहुंच, वित्तीयन की पहुंच सब तक, समाज के सभी वर्गों तक, तो वही वित्तीय समावेशन है। और इसका आसान भाषा में क्या, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो कि एडल्ट है, कम से कम उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि बैंकिंग जो है सिस्टम से जुड़ जाए, तभी तो उसे कुछ लाभ का पता चल पाएगा, लाभ उठा पाएगा सरकारी गैर सरकारी स्थिति में जो योजनाओं हैं उस उनकी। विनियामक शक्तियों में वृद्धि क्या है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में 2020 के संशोधन के बाद, तो इसी संशोधन की बात की जा रही थी अभी, कि पिछले कुछ वर्षों में जो आरबीआई की निगरानी काफी बढ़ी है विनियमन के क्षेत्र में, तो यही बैंकिंग विनियमन संशोधन किया गया है, अधिनियम संशोधन। संशोधन के बाद आरबीआई की पर्यवेक्षण क्षमताएं कि समय समय पर जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं कि चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, वही जोखिम में तो नहीं है कहीं बैंक, कहीं उनका जो ऋण प्रोफाइल है, ऋण देने वालों का जिन्हें दिया गया है वो गलत तो नहीं है इत्यादि। संस्थागत सहायता है, नवनिर्मित अम्ब्रेला संगठन अभी एक बनाया गया NUCFDC से पूंजी सहायता, ज्ञान, तकनीकी सहायता मिलने की उम्मीद है, जिससे यह यूसीबी क्षेत्र को मजबूत होगा कुल मिलाकर, तो उनके लिए एक अम्ब्रेला संगठन बना दिया गया। ये क्या है, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड, तो इस संस्था के बारे में ध्यान में रख लें। तो इंपॉर्टेंट संस्था है। शहरी सहकारी बैंकों के बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो बेसिक जानकारी, सहकारी समितियों के द्वारा, सहकारी मतलब मिलकर काम करना, और जो सहकारिता के कंसेप्ट से जो आया है, जो एक समूह जो है मिलकर अपने आर्थिक हित, सामाजिक हित की पूर्ति के लिए सामान्य लक्ष्य को लेकर चलता है। और विशेष करके जो है ना, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण संगठन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और छोटे जो लघु मध्यम कैटेगरी के जो उद्योग हैं उनमें काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो बैंकिंग है, जो बैंकिंग का भी काम, मतलब छोटे ऋण जो है प्रदान करने का काम करते हैं। तो उसी तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इसमें महत्वपूर्ण श्रेणी में है। तो यूसीबी एक सहकारी समिति है बेसिकली, जो किसी राज्य सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है। एक दूसरा साथ ही जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, तो दो कानून यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे इस पे लागू होते हैं, तो इसलिए निगरानी काफी ठीक ठाक है। पहला क्या, क्योंकि बैंकिंग का कार्य कर रहे हैं तो बैंक जिससे चलते हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये जो पुराना वाला है जिसमें संशोधन किया गया 2020 में, ध्यान में रखें इसी में। उसके बाद क्या, प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होता है, तो ये तो हो गया। और उसमें वर्तमान स्थिति क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, राज्य सहकारी जो ये जो पंजीकृत करना हुआ, तो दो तरह से काम हो गया यहाँ पे, दो तरह से इसमें निगरानी है। उसके बाद क्या, भारत में इसकी स्थिति क्या है, भारत में क्या है कि अभी तक 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में 1457 यूसीबीज हैं, तो काफी संख्या ठीक ठाक है ये। नियंत्रण और विनियमन, इसी की हम लोग बात कर रहे थे, तो दो कानून हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, दो से अधिक ही हैं, कि भारतीय रिजर्व बैंक सबसे पहले 1966 से आरबीआई लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता, ऋण नीतियां, विवेकपूर्ण मानदंड और वित्तीय स्थिरता सहित बैंकिंग कार्यों को विनियमित करता है। तो जो इनके बैंकिंग कार्य है, मतलब लाइसेंसिंग के क्षेत्र में जो पूंजी पर्याप्तता है, इन सारे फैक्टर्स पे काम करता है। जो ऋण नीति, किसको ऋण देना चाहिए, किसको ऋण नहीं देना चाहिए, जिससे कम जोखिम हो या जोखिम कम किया जा सके। अगर आप अनुपयुक्त तरीके अपनाकर ऋण दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप विफल हो जाओगे, तो ये सब चीज को चेक करेगा ये आरबीआई 1966 से, ठीक है। उसका सहकारी समितियों की जो रजिस्ट्रार था, मतलब जो जिस राज्य में बनाया गया, या बहु राज्य जो संस्थाएं थी, तो उसके संदर्भ में जो रजिस्ट्रार है वो उसके अंतर्गत भी यहाँ पे निगरानी होगी, जैसे कि संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के आरसीएस के माध्यम से यूसीबीज के प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य, ठीक है। तो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य, तो आम भाषा में समझें तो बैंकिंग वाला जो पक्ष है रिजर्व बैंक वाला देखेगा, और जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य है वो देखेंगे, क्योंकि सहकारी संस्था है, ध्यान रहे। स्तरीय विनियामक संरचना क्या है। अब एक और चीज महत्वपूर्ण है कि अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया कि आरबीआई ने जमा राशि के आकार पे मतलब इसको डिफरेंट टीयर में बांट दिया गया, 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे बांट दिया गया। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, 4 3 2 1
ठीक, मतलब और इसका आधार क्या था? इसका आधार ये है पूंजी। इसका आधार बेसिकली पूंजीगत आधार, मतलब जमा राशि के आधार पे। और शुरू कहां से होता है? मतलब 100 करोड़ तक, 100 करोड़ से ये 1000 करोड़ तक, और ये 1000 करोड़ से ये 10,000 करोड़ तक, और ये 10,000 करोड़ से 10,000 करोड़ से ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। और ये बेसिकली ये किया इसीलिए गया है कि अनुपातिक तरीके से इस पे नियंत्रण रखा जाए। जो जितने छोटे हैं उस पे नियंत्रण की आवश्यकता, या कानून विनियमन जो है ना उनका उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। जो बड़े हैं आकार में उनका विनियमन उस प्रकार से किया जाना चाहिए। उन पे ज्यादा सख्ती, ज्यादा निगरानी की आवश्यकता होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को उस तरह से व्यापक तरीके से प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, तो यही है, ताकि उनके आकार के अनुसार उचित विनियमन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि जितना प्रभावित कर रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को। ठीक, लाइसेंसिंग पुनः शुरू करने के पक्ष में तर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शायद सब जगह निम्नलिखित छूट गया है आज, तो देख लेंगे आप लोग। चलिए, तो ये स्टेटमेंट क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। और आरबीआई की विनियामक शक्तियां 2020 संशोधन के बाद बढ़ी हैं। ठीक है, ये केवल महानगरों में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देगा, नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज क्षेत्रों में भी। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। तो ये सब चीजें, इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं फंसाने के लिए, कि आपको की समझ चेक करता है ना, कि सिर्फ महानगरों में सेवाएं देता है, नहीं। यूसीबी की सही पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? कि यह सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत होती है। ठीक है, इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है, ये भी सही है। ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती है, तो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं। ठीक है ना, ये और तो 1 और 2 आंसर। ठीक, चलिए, स्तरीय विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वर्गीकरण जो है जमा राशि, मैंने बताया टियर 1 से टियर 4, क्या आकार पर आधारित है। ठीक, इसका उद्देश्य अनुपातिक विनियमन सुनिश्चित करना है। ठीक है, सभी यूसीबीज पर सामान्य नियम लागू होते हैं, तो सामान्य नियम नहीं है ना, उनके आकार के अनुसार, जो कि जमा राशि के पे आधार पे किया गया है। तो 1 और 2 आंसर। ठीक है, चलिए, आर्टिकल नंबर 3, ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संबंधित है। आरटी, राइट टू एजुकेशन पे आधारित है, और राइट टू एजुकेशन को लागू करना किसी भी देश के लिए, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए काफी आवश्यक है। क्यों? सोशल कैपिटल के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सोशल कैपिटल में एक महत्वपूर्ण चीजें क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे आधारभूत तत्व हैं, जिसके आधार पे, जिसमें काम करके कोई भी समाज अपना सोशल कैपिटल बढ़ा सकता है। सोशल कैपिटल सामान्य अर्थों में जो जो मानवीय संसाधन है, उनकी भूमिका को बढ़ा सकता है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और ये शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत नीचे से ही होती है, मतलब बाल्यकाल से, जब बालक हैं बच्चे, बचपन से। तो इसलिए आवश्यक है, संविधान में हमें अधिकार दिया गया, मूल अधिकार के तौर पे ये शामिल कर दिया गया, इसलिए कि प्रत्येक बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, स्कूली शिक्षा, जो कि जिससे कि वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर सके। तो इसलिए संवैधानिक अधिकार है ये, जिसे लागू किया जाना समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए, मतलब व्यापक तौर पर ये आवश्यक है। ये जो फैसला है ये इसी पे जुड़ा हुआ है, मतलब इसी आरटीई कानून के क्रियान्वयन को लेकर जो मुद्दा हमेशा बनता रहता है कि कानून में तो लिखी गई चीजें कि सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन अभी भी ये पूर्णतः ये लागू नहीं की जा सकी। जमीनी हकीकत ये नहीं है। तो इसलिए ये क्या है कि ऐसी ने सभी स्कूलों में, सभी स्कूलों का मतलब में गरीबों के लिए 25%, मतलब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, गरीबों के लिए 25% मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। यही यहाँ पे निर्णय का मुख्य मुद्दा है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो अभी अभी जो चर्चा में था, ये देख लेते हैं। अभी मतलब अभी जो ये फैसला है, क्या है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। सबसे पहले ये निर्णय, और निर्णय यही कहता है कि ये सुनिश्चित करता है, ये निर्णय, कि जो आरटी अधिनियम की धारा कितनी है, 12(1)(c) के अनुसार कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीट उपलब्ध कराएं। सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले 25% सीट जो कि धारा
12(1)(c) बोलती है। उसके बाद के मुख्य निर्देश क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारों को धारा 12(1)(c) को लागू करने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 38 के तहत नियम बनाने व उन्हें अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है कि आप इसे लागू करने के लिए नया निर्देश भी लागू करें, और ये भी आरटीई अधिनियम में लिखे गए हैं। तो 38 है, 12(1)(c) में ये प्रावधान है। चलिए, नियमों का निर्माण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राज्य स्तर पे ऐसे इसमें स्टेट जुड़ जाएगा, तो राज्य आयोग एससीपीसीआर। और क्या है? राष्ट्रीय राज्य सलाहकार परिषदों के परामर्श से किया जाना चाहिए। तो ये नियम कैसे बनाओगे आप? इन सब का जो इससे संबंधित जो संस्था है, डेडिकेटेड जो इंस्टीट्यूशन काम कर रही है। और क्या इसके बारे में समझ लीजिए, यही है कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है। क्लियर है? और कोर आरटीई अधिनियम के तहत समीक्षा, निगरानी एवं शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसलिए महत्वपूर्ण संस्था है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए। अब इनके बारे में जो आरटीई अधिनियम है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली ये 2009 में ये आया था अधिनियम, और अधिनियम जैसा हमने बताया कि संविधान में जो अनुच्छेद 21A है इसे जोड़ा गया बाद में, और इसे क्या बना दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। और मूल अधिकार बनाने से कोई भी चीज क्या हो जाती है? कोई भी अधिकार गारंटी देता है, उसकी गारंटी कि मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो। इसी को बोलते हैं ना न्यायोचित, न्याय मांगने की प्रक्रिया इसमें अपने आप इसमें जुड़ी हुई है कि मूल अधिकार अगर आपका कहीं से भी उल्लंघन होता है, चाहे सरकार के द्वारा ही, राज्य के द्वारा ही क्यों ना उल्लंघन किया जाए, तो उसके प्रति जो है ना आप उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, गारंटी का मतलब ये है। और क्या अधिनियम की धारा जो 3, 6, 14 जो है, 3 में जो है ना, यहां पे थोड़ा सा ये है ऐसे में क्या 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकटवर्ती स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। तो ये हमने देख लिया ये, और ये धारा 3 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों सबके लिए जिम्मेदारी बनाई गई है। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, क्योंकि हमने ये पता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये प्रमुख जो है निर्देश है राज्यों के लिए कि राज्य ऐसा काम करेगा जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेष करके कमजोर वर्गों के लिए के उत्थान के लिए कार्य करेगा, और इसके संबंध में स्पष्ट प्रावधान लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी राज्य है और राज्य से संबंधित जो संरचना है, जो एजेंसियां हैं, उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई कि आपका कर्तव्य होगा कि निकटवर्ती मतलब पड़ोस में ही हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं, मतलब बच्चा यहाँ पे है और 10 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है तो उसे सुविधा ना दिए जाने के बराबर ही है। समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वो स्कूल में, और सिर्फ स्कूल ही बनाना नहीं, मतलब इसमें आप देखो गहराई तक बात की गई, विभिन्न पहलुओं पे बात की गई है। सबसे पहले तो क्या है कि बच्चे के समीप ही आप जो है स्कूल बनाओ, उसके समीप ही, पहला, जिससे वो स्कूल जा सके फिजिकली आसानी से। दूसरा, उसमें जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मतलब शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए, इक्विपमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, बेंच, डेस्क, कुर्सी, मतलब जो भी और अन्य अवसंरचना है वो भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग बना दिया है, सिर्फ स्कूल दे दिया, ये भी होनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ अवसंरचना, शिक्षकता, शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो भी मेंटेन करना है। तो इसीलिए आरटीई अधिनियम जो डिफरेंट पहलुओं पे बात करता है, जिसमें ये सब पहलू महत्वपूर्ण है, और निजी स्कूल में भी ये लागू होगा। और उसके लिए एक बात कही गई है कि आपको हानि नहीं, क्योंकि निजी स्कूल का लक्ष्य सिर्फ कल्याण नहीं है, क्योंकि चैरिटेबल संस्था हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लाभ कमाना भी है, क्योंकि उनके लिए जो है ना फंडिंग खुद से करते हैं वो। तो क्या किया गया कि जो ये 25% जो सीट है उसके लिए प्रतिपूर्ति जो है ना हम लोग सरकार के द्वारा किया जाएगा, मतलब प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। प्रति बालक जितना जो 25% वाला जो बात की गई है। इस निर्णय का महत्व क्या है? महत्व यही है कि मौलिक समानता होगी, सामाजिक एकीकरण होगा, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक, मतलब सभी
बच्चे के पास एक बेसिक एजुकेशन होगा, एक बेसिक एजुकेशन, तो समाज में समानता आएगी। दूसरा क्या, बंधुत्व को एक मुख्य संवैधानिक सिद्धांत के रूप में लागू करने योग्य और कार्यात्मक अर्थ प्रदान करता है। मतलब देखो, शिक्षा, हम लोग ये पेपर 4 में भी पढ़ते हैं, शिक्षा एक महत्वपूर्ण टूल है राष्ट्र निर्माण के लिए, और राष्ट्र निर्माण के लिए और क्या, जो नैतिकता को सिखाने के लिए भी या मूल्य के विकास के लिए भी ये पहली सीढ़ी है कि सबको शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे कि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच पाएंगे और उसको चीजें पता चल पाएंगी। अन्यथा उसे बहुत सारी चीजें जो नो, जो आदर्श रूप से या जो सामान्य रूप से उसे पता होनी चाहिए, वो उसके पास वो इंफॉर्मेशन के रूप में होगा ही नहीं। तो ये बेसिक है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए, एक मूल्यवान समाज के निर्माण के लिए शिक्षित किया जाना। और ये कोठारी आयोग आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसपे आधारित क्या था, 1968 का पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था। उसमें कोठारी आयोग की अनुशंसा के आधार पे परिकल्पित समान विद्यालय प्रणाली, यहाँ पे बात की गई थी, समान विद्यालय प्रणाली को मजबूत करता है, जो उसमें यही बात की गई थी, समान विद्यालय प्रणाली की बात की गई थी। तो इस तरह से हम लोग इसे देख सकते हैं, इसके महत्वों को। अंत में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रावधान इससे संबंधित है क्या क्या है। मूल अधिकार 21 ये हमने देख लिया, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य, ये नहीं भूलना है, ठीक। मूल कर्तव्य 51 एक के किस पे अनिवार्यता है, ये माता पिता पे, उनका ये कर्तव्य बनाया गया कि आप ये ध्यान रखो कि आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो आप उसके लिए कार्य करोगे, ऐसे कर्तव्य आप रखोगे। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों पे ये जिम्मेदारी है ही। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके स्वास्थ्य को का ध्यान रखोगे, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का ध्यान रखोगे। तो अनुच्छेद 45 दोनों बातों को कवर करता है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित भी लक्ष्य दिए गए हैं, ठीक। चलिए, आरटीए अधिनियम की धारा 12(1)(c) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, यह कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करती है, ठीक है। यह केवल सरकारी विद्यालय, तो केवल वाला जो स्टेटमेंट सामान्यतः गलत हो जाता है, सरकारी विद्यालय नहीं, निजी विद्यालय भी, क्योंकि जहां प्रतिफल देने की बात की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है, जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, सामाजिक समावेशन। तो ऐसे स्टेटमेंट बना के जो कंसेप्चुअल समझ पे आधारित हो, ये भी पूछे जाते हैं। ऐसे सामान्य से दिखने वाले जो करंट अफेयर के न्यूज होते हैं, पॉलिटी में, खास करके भारतीय राज्य व्यवस्था में। एनसीपीसीआर एससीपीसीआर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, आरटीई अधिनियम के तहत निगरानी का दायित्व है, और सही है, मतलब निगरानी की कार्य यही करता है। शिकायत निवारण की जिम्मेदारी है इसकी, सही है। विद्यालयों को लाइसेंस प्रदान करना, नहीं, ये जो है सरकारों के अधीन है ये, तो इसलिए क्या होगा, 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या है, अनुच्छेद 21 से शिक्षा का मूल अधिकार बनाता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 51(1) के माता पिता के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 45 उच्च शिक्षा से संबंधित है, उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है, बालकों के शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष तक के लिए, ठीक है। तो 1 और 2 आंसर बी। चलिए, 4th नंबर आर्टिकल, ये है पर्यावरण से संबंधित, और पर्यावरण में भी क्या, आपदा से संबंधित। एक महत्वपूर्ण आपदा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बढ़ने के संदर्भ से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हुई है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, मतलब वनाग्नि, वनों में लगने वाला आग। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो सूखे को बढ़ाता है, सूखे की संभावना को बढ़ाता है, मृदा में नमी की कमी उत्पन्न करता है, और वातावरण में ओवरऑल नमी की कमी होती है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से वनों में लगने वाले आग, जो कि बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ साथ जो है, जो स्थानीय स्तर पे जो सामाजिक आर्थिक रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और क्या, और ये ग्लोबल लेवल पे ये क्या, जलवायु परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे उत्सर्जन भी महत्वपूर्ण रूप से हो सकता है या होता है। तो इसलिए अगर इसकी संख्या, इसकी व्यापकता बढ़ती है, तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण आपदा है। और खास करके कुछ स्थानों पे, जैसे कि भारत में भी अगर देखा जाए, विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में
जहां वनोन्मूलन जो है, निर्वनीकरण जो है ना, पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां पे इसकी समस्या काफी गंभीर रूप से देखी जा रही है, तो जो अपने आप में चिंता का विषय है। तो इसीलिए ये क्या है, इस आपदाओं को अनदेखी की लागत है, यही है कि शीर्षक 2025 में जंगल की आग की आपदाओं की अनदेखी की लागत है, कि जलवायु परिवर्तन के जैसे जैसे प्रभाव सामने आ रहे हैं, उसमें इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और विश्व स्तर से लेकर भारत में भी इस प्रकार की चीजें देखी जा सकती है, विशेष करके उत्तराखंड वगैरह में, जो पहाड़ी इलाकों में हम लोग देख सकते हैं। और इसके संदर्भ में एक शॉर्ट न्यूज भी है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन, उससे संबंधित जो डिफरेंट पहलू हैं, इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं कि इसकी क्या है कि 2025 में यही हुआ कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यही कि जब भी हम लोग आपदा की बात करते हैं तो उसके आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहला स्टेज यही होता है, एक तरह से मतलब आपदा पूर्व स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो आपदा है उसके जोखिम को कम करने के लिए क्या किए जा रहे हैं, कौन से उपाय किए जा सकते हैं, कौन सी तैयारियां की जा सकती हैं, और इन तैयारियों में बेसिकली क्या होता है, जो उस प्रकार के उपाय और क्या उस प्रकार की अवसंरचना और संस्थागत निर्माण करना, जिससे कि उसके जोखिम को कम किया जा सके और उसके उस प्रकार के आपदाओं को कम किया जा सके। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट आई है, GAR 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पे जो वनाग्नि की घटना है वो लगभग 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है, वही बात कर की जा रही है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 106 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखेंगे। वनाग्नि क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, इसके प्रतिकूल प्रभावों को भी देखेंगे एक एक करके, ठीक। इसकी परिभाषा जो है खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ही दिया गया है, और इसे सामान्यतः यही बताया गया है कि वनस्पति में लगने वाला कोई जो है अनियोजित और अनियंत्रित आग, बेसिकली कोई लगाए तो ही ये वनाग्नि नहीं होगी, बल्कि अनियोजित तरीके से, मतलब गर्मी बढ़ी और सूखे पत्ते और घर्षण से जो है ना पेड़ों में आग लग गई और जंगल में वो आग फैल गई। अनियोजित और अनियंत्रित आग, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो हमने देखा सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, क्यों, ये आगे समझेंगे हम लोग। और जिसके लिए सरकारी नीति के अनुसार समनकारी प्रतिक्रिया, अन्य कार्रवाई की आवश्यकता होती है, मतलब बिना किसी भी हस्तक्षेप के वो खत्म तो नहीं होगी। तो इसलिए आप उसे वनाग्नि यानी कि वाइल्ड फायर कहा जाएगा। अब सामाजिक, आर्थिक और सरकारी नीति को एक बार आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्यों को भी थोड़ा सा विचार करेंगे। सामाजिक मतलब आप समझो कि वन क्या एक संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है ना, जल से जल संसाधन है, उसे वन संसाधन है, जैसे मृदा संसाधन है उसे वन संसाधन है। इसकी इंपॉर्टेंस को हम इसी तरह से समझ सकते हैं कि पूरे देश की, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो भूमि उपयोग है, भारत में जो भूमि उपयोग है, भू उपयोग, उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, मतलब भूमि का जो उपयोग कर रहे हैं वो कृषि होगा, जाहिर सी बात है। और कृषि के बाद जो दूसरे नंबर पे है वन है। आप समझो कितना इंपॉर्टेंट है, संसाधन है ये, और इसमें अगर इसको खत्म करने वाला कोई इस प्रकार की आपदा है तो ये कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वन का क्या है, पर्यावरणीय भूमिका भी है, आर्थिक भूमिका भी है, क्यों, क्योंकि जो आसपास की कम्युनिटी है डायरेक्टली उस पे निर्भर है अपने जीविकोपार्जन के लिए। उसके बाद क्या, वन बहुत सारे संसाधनों का स्रोत है, जैसे खाद्य संसाधन का स्रोत है, जैसे बहुत सारे औषधियों का स्रोत है, लकड़ियों के लिए स्रोत है, जलावन की लकड़ियों के लिए। और उसके साथ साथ पर्यावरणीय भूमिका क्या है, पर्यावरणीय भूमिका मतलब क्या, ये बड़े पैमाने पे किस चीज का काम करते हैं, ये कार्बन को अपशोषक के रूप में काम करते हैं, वन ये काम करते हैं। तो इस तरह से चीजें जो है ना हम लोग देख सकते हैं व्यापक तरीके से। चलिए उसके बाद क्या है, इसमें कुछ परिभाषा में कुछ चीजें और जोड़ी गई है कि कुछ, हम लोग तो अभी तो निगेटिव बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वनाग्नि के जो कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं, एकदम ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रख के सुनेंगे इसको, कि जो भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है उसको किस चीज से जोड़ता है, वायुमंडल से जोड़ देता है, तथा पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण से जोड़ता है, और मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, ये ध्यान में रखेंगे, मृदा के स्वास्थ्य को पॉजिटिवली बनाए रखता है ये, और पादप प्रजनन में सहायता करने की प्राकृतिक परिस्थिति की भूमिका भी निभाता है। तो ये आपको सुन के बड़ा यूनिक लग रहा होगा या आपको आश्चर्य होगा। तो अभी तो हमने वन की वनाग्नि के जो है ना निगेटिव ही एस्पेक्ट सुने थे, ये पॉजिटिव कैसे कर सकता है, पॉजिटिव ऐसे कर सकता है कि ये बहुत सारे जो आग लगेगी अगर वन में, तो बहुत सारे ऐसे
जो कंटेंट हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है उस राख में जो जलने के बाद बचती है, जैसे कि फास्फोरस, पोटास, पोटेशियम, इस तरह से। तो और जिसकी भूमिका क्या होती है? जिसकी भूमिका जो है ना, उर्वरता को, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में होती है। आप देखोगे, इसीलिए साधारण शब्दों में समझा जाए तो जो राख होती है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग खेतों में डालने के लिए, इस कारण से। और इसका जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो क्या है? उसका मतलब क्या है कि बहुत बार जो आग लगने के बाद उस मिट्टी की जो है ना पीएच मान बढ़ जाता है। मतलब क्या? अम्लीयता कम हो जाती है और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो क्षारीयता बढ़ने के कारण क्या? लाभकारी हो जाती है मिट्टी, और अम्लीय जितना मिट्टी होगा उतनी हानिकारक होगी। तो ये सब चीजें पॉजिटिव हैं। उसके बाद क्या? पोषक चक्र, मैंने तत्वों का पुनर्चक्रण मैंने बताया कि बहुत सारे मिनरल ऐड हो जाते हैं मृदा में, और मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अम्लीयता पे प्रभाव पड़ेगा। पादप प्रजनन में सहायता करना, और भी अन्य कारक क्या, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे विषाणु या कीट वगैरह जो है ना, जो मृदा में है, हीट के कारण वो खत्म हो जाते हैं। तो ये सब भी जो है इस तरह से इनका क्या है? इनका क्या पर्यावरणीय जो प्रकृति परिस्थिति की भूमिका भी है, जो परिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पे चेंज कर सकता है। लेकिन सब ये टेम्पररी है, ध्यान रहे, टेम्पररी है, लेकिन ये पॉजिटिव है, एस्पेक्ट है, यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। अब इसके प्रतिकूल प्रभाव तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि पर्यावरणीय रूप से क्या, जितनी आगजनी होगी तापमान उतना बढ़ेगा। मतलब जो धरती है, जो वन भूमि है, वो भी तपेगी ज्यादा, और फिर वो क्या करेगी, उस साइकिल एक लूप बन जाएगा। जितनी अधिक तपेगी तो वो आग को और भड़काएगी, तो फिर से क्या होगा? अधिक आगजनी हो जाएगी, और अधिक आगजनी होगी, उससे क्या होगा? और अधिक जैव विविधता हानि हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा ही क्या होगा? एक लूप बन जाएगा। मतलब इसी को बोलते हैं क्या? जलवायु क्लाइमेट फीडबैक लूप बन जाएगा ये। तो मतलब वो रुकने की बजाय वो बढ़ता चला जाएगा। और बेसिकली क्या है? नमी की कमी वनों में, यही तो महत्वपूर्ण कारण है, जिससे कि जो जो वन के निचले सतह पे जो सूखे पत्तों में वृद्धि हो गई, सूखे झाड़ियों की वृद्धि हो गई, टेम्परेचर जैसे बढ़ा, या अन्य कारणों से, जिस कारण से भी सूखे की प्रक्रिया जो है बढ़ रही है। तो जिससे क्या हुआ, जब घर्षण हुई तो बहुत चांसेस बढ़ जाती है। तो और नमी जितनी उपस्थित रहेगी, उस जो आग को जो है ना आगे बढ़ने से रोक देगी वो। तो ये चीजें हैं, मानवीय और सामाजिक पक्ष भी है इसका। अब क्या है कि आग लगेगी और ज्यादा क्षेत्र में लगेगा, तो सबसे पहले तो जैव विविधता ह्रास होगी ज्यादा। दूसरा क्या होगा? उससे निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन, और उसका क्या, हमारे आपके स्वास्थ्य पे डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण आसपास के इलाकों में बढ़ेगा। तो ये श्वसन और हृदय संबंधी विकार, समुदायों का विस्थापन आदि, और समुदाय जो उस पे आश्रित हैं उनका विस्थापन। वृद्धि क्यों हो रही है? तो अधिकतर चीजें हमने यहाँ समझ ही लिया है। जलवायु परिवर्तन हुआ है और नमी की कमी हुई है, और क्या, सूखे की दीर्घावधि और बिना वर्षा के वज्रपात, इस तरह की जो स्थिति है, ड्राई लाइटनिंग जो है, ये भी महत्वपूर्ण घटना है ये। हाँ, आगजनी को बढ़ाने में जो है ना सहायक होती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन क्या है? वनों की कटाई, निर्वनीकरण, बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन किया गया है, विशेष करके जहाँ पे अर्बेनाइजेशन हुआ है तेजी से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। आप देखोगे खास करके नगरों के आसपास जो जंगल थे पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में तो थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन जो पहाड़ों में जो हिल स्टेशंस है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य तो हुए ही। खास करके क्या, हिल स्टेशन में जो है ना टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से भी हुआ है कि जंगलों को काट के घर बनाना, टूरिस्ट के लिए जो है रिसोर्ट बनाना, इस तरह की चीजें भी हुई। तो बड़े पैमाने पे वन को काटा गया, तो इसलिए भी ये। उसके बाद क्या है? पीठ भूमि से जल निकासी, यही। अब पीठ भूमि में क्या है कि पीठ भूमि ऐसा भूमि जो दलदली इलाके में था, तटीय क्षेत्रों में थे, तो वहां पे क्या है कि वो जो है कार्बन को अवशोषित करने का काम करते थे, नमी था वहां पे। लेकिन अगर उसे साफ कर लिया गया खेती के लिए, तो खेती के लिए क्या, नमी की अपेक्षाकृत कम हो गई, और धीरे 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 क्या, सूखे की स्थिति में जब तब्दील हुई, तब वहां भी इस तरह की स्थिति बनती है। मानवीय गतिविधियां क्या है? अक्सर क्या है, अनजाने में हम लोग आसपास जो है ना आग लगाते हैं, कुछ जला हुआ कचरा, मतलब कचरे को जला देते हैं, इस प्रकार की घटना होती है, जिससे क्या, जंगल में आग पहुंच जाती है। ईंधन की उपलब्धता, बेसिकली वही है, वही मैंने बताया कि निचले परत पे जो ईंधन बेसिक जो है आग लगने के लिए, घास, सूखी पत्तियां, झाड़ियां जैसे शुष्क व निरंतर ईंधन की भारी मात्रा आग को तेजी से फैलने में मदद करती है। इससे आगजनी की तीव्रता बढ़ जाती है और इसे बुझाना कठिन होता है। इसीलिए हमने देखा है केस स्टडी भी कि पहाड़ों में
ये पहले भी होता था। आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे कम पहाड़ है, पहाड़ों पे इलाकों पे उतने पेड़ नहीं हैं, मतलब घने जंगल वाले वन नहीं हैं और वहाँ पे मौसम मोर और लेस इसी प्रकार का रहता है जितनी गर्मी है अभी। वहाँ पे पहले क्यों नहीं लगती थी, आज क्यों लगता है? पहले क्या है, वहाँ पे कुछ इस प्रकार की व्यवस्था जैसे कि पहाड़ों पे जो नमी को रोकने के लिए छोटे-छोटे गड्ढे की व्यवस्था होती होती थी। उसके बाद क्या, जिसमें कि सूखे गले जो है सड़े पत्ते भी जमा होते थे। उससे क्या होता था, ये जो आग है, वो आगे बढ़ने से उसे कट ऑफ कर दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी जो कि कम्युनिटी के पास कम्युनिटी को पता था। लेकिन अब क्या है, व्यापक स्तर पे जो नगरीकरण हुआ है, उसमें निर्वनीकरण हुआ और उसमें जो कंक्रीटाइज़ेशन भी बढ़ा, तो वहाँ पे वो चीज़ें रुक गई कहीं न कहीं। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए भारत में की गई पहल, तो महत्वपूर्ण पहल को देख लेंगे। वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना ही है। तो ये क्या है बेसिकली कि कार्य पद्धति निवारक समुदाय आधारित, समुदाय इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रौद्योगिकी समर्थित और संस्थागत रूप से समन्वित है। वनाग्नि चेतावनी प्रणाली, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा नियर रियल टाइम फायर हॉटस्पॉट डेटा के आधार पर तैयार किया जा सकता है। वनाग्नि जियो पोर्टल, ये भारत में वनाग्नि के बारे में जानकारी एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक भागीदारी, इसे संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त वन मतलब कम्युनिटी को शामिल करके जो वन को प्रबंधन करने के लिए कमिटी बनाई गई और समिति ही देखरेख करेगी, नीति निर्माण करेगी और उसकी देखरेख का काम आगे बढ़ाएगी, जिसे पारिस्थितिकी विकास समितियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सब जो है ना, हम लोग महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख सकते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। एफएओ के अनुसार वनाग्नि की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है परिभाषा? यह अनियोजित और अनियंत्रित आग होती है, ठीक है। और यह केवल मानव जनित आग को ही शामिल करती है, केवल, है ना, केवल नहीं, केवल मानव जनित नहीं, बल्कि अनियंत्रित तरीके से लग जाए। इसका सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव होता है, ठीक है। तो 1 और 3 आंसर। एफएओ के अनुसार वनाग्नि, अच्छा शायद ये प्रश्न जो है ना रिपीट हो गया है। हाँ, वनाग्नि के पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या पीठभूमि और वर्षा वनों से CO2 उत्सर्जन बढ़ता है? ठीक है, वनाग्नि से मतलब जो जो वो क्या था पहले, जो पीठभूमि और जो वर्षा वन थे तो घने जंगल थे और पीठभूमि क्या थी, दलदली क्षेत्र थी। तो दलदली क्षेत्र क्या है, कार्बन को क्या करेगा, ये कार्बन को दोनों जो है ना अवशोषित करने का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। लेकिन क्या है, इसे क्या कर दो, सूखा कर दो, आप नमी रहित कर दो, तो क्या होगा, तो यहाँ से CO2 को खींचने की बजाय क्या है, ये उत्सर्जित करेंगे। और वन को भी अगर काट दिया जाए, CO2 खींचने की बजाय क्या है, उत्सर्जन बढ़ जाएगा, क्योंकि वनाग्नि हो रही, आग लग रही है वहां पे। हाँ, जलवायु फीडबैक लूप बनता है, ये भी सही है। इसका कोई प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर नहीं पड़ता है, नहीं, दूरगामी क्षेत्र पे हो सकता है। अब जैसे मतलब क्या, अगर व्यापक स्तर पे अगर आग लगे तो उत्सर्जन को तो बढ़ा ही रहा है ना, उत्सर्जन को बढ़ा रहा है, तो व्यापक पैमाने पे ये मदद किसमें करेगा, इसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग में। आप देखो कि अमेज़न वर्षा वन में व्यापक पैमाने, उसके बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। सैटेलाइट पिक्चर काफी बार जो है ना ये उपलब्ध होते हैं, करवाए जाते हैं और चर्चा का विषय भी है कि अमेज़न वर्षा वन का एक बड़ा हिस्सा जल रहा है और अमेज़न वर्षा वन इतना बड़ा वन है कि पूरे प्लेनेट को प्रभावित कर सकता है, उसका अस्तित्व। तो इसलिए उस सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट है वो। चलिए, भूमि उपयोग परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनों की कटाई, एकल फसली कृषि, पीठभूमि से जल निकासी, जैविक खेती। क्या है ये? अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा-सा मैं समझा देता हूँ कि नकारात्मक रूप से क्या वनाग्नि को प्रभावित करेगी, बढ़ाएगी, ये है। ठीक है? कि भूमि उपयोग कैसा होगा, इनमें से कौन-सी भूमि उपयोग है, जो कि वनाग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। तो वनों की कटाई बढ़ाएगी, एकल फसली कृषि बढ़ाएगी, पीठभूमि से जल निकासी, जैविक खेती नहीं, जैविक खेती नहीं करेगी, बल्कि वो जैविक खेती पॉजिटिव तरीके से उसे रोकने में मदद करेगी। ठीक है? तो 1, 2, 3 क्योंकि जैविक खेती में क्या नमी को भी बचाया जा सकता है। ठीक? चलिए, एक महत्वपूर्ण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से संबंधित है, आयरेना, उसकी असेंबली हुई है और नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी की बात कही गई। तो नवीकरणीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय पहल, और ये कहाँ हुआ, ये अभी अबू धाबी में हुआ, अबू धाबी UAE में,
संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इसकी कौन सी 16वीं जो है बैठक थी, 16वां सत्र था इसका, 16वां सत्र था। और संस्था का सबसे पहले नाम देख लेंगे, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल है, महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसलिए दुनिया के जो है महत्वपूर्ण राष्ट्र इसमें शामिल हैं। इसकी सदस्य संख्या काफ़ी अधिक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, किसी भी एक रीजन विशेष से इसमें नहीं है और भारत इसके महत्वपूर्ण जो है नेतृत्वकर्ता राष्ट्रों में से है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट संस्था है और नवीकरणीय ऊर्जा चूँकि उसे बढ़ाना जो है ना हमारे लक्ष्यों में से भी इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लक्ष्यों में से। क्योंकि ऊर्जा ट्रांसपोर्ट डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए मतलब ऊर्जा परिदृश्य को डाइवर्सिफ़ाई बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। चलिए अब इसमें देखते हैं कि हमने तो देख ही लिया कि बात यही की गई थी कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण के आह्वान के साथ ये समापन हुआ है, ठीक? कि बढ़ाया जाएगा अधिक से अधिक और इसका 16वां था यूएई के अबू धाबी में संपन्न हुआ और इसके माध्यम से अवधि की रणनीति भी बनाई गई है 2023-27 की एक रणनीति भी बनाई गई है। मूल्यांकन और कार्यक्रम को अपनाया गया है कि आगे क्या किया जाएगा 23 से 27 तक, ठीक है? ये लक्ष्य ये पूछा जा सकता है। इस सत्र से पूर्व आयरेना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा में नौकरियां वार्षिक समीक्षा 2025 रिपोर्ट, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इस क्षेत्र में कितनी नौकरियां जनरेट हो रही हैं, विभिन्न जो राष्ट्रों के स्तर पे क्या हो, इसमें इंडिया के बारे में भी आंकड़ा है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली ये रिपोर्ट यही बात करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु को हम लोग देख लेते हैं क्या है कि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा जो संबंधी जो नियोजन है, क्या नियोजन है कि कुल 16.6 मिलियन नौकरियां सोलर वोल्टाइक मतलब जो सोलर सेल होते हैं उसके निर्माण के लिए, जो सोलर प्लांट में जो बैटरियां लगाई जाती हैं उसके निर्माण में नौकरियां जो जनरेट हुई उसमें चीन का वर्चस्व है, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक। और उसके बाद भारत से संबंधित भारत इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्या नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नियोजन में 1.3 मिलियन नौकरियां भारत में जनरेट हुई जो कि पूरे वैश्विक हिस्सेदारी कितना है 7.7%, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैश्विक रैंकिंग कितनी है, सौर फोटोवोल्टाइक और जल विद्युत संबंधी नियोजन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, जिसमें कि चीन पहला था, ये चीन के बाद भारत जो है दूसरा स्थान है। और दूसरा भी है जल विद्युत भी है, मैंने बताया है जल विद्युत हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक। और उसके बाद क्या तरल जैव ईंधन और पवन ऊर्जा संबंधी नियोजन में चौथा स्थान है, ठीक। सौर विनिर्माण वैश्विक फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 4.8 है प्रतिशत है। और भारत में इसमें राज्यों के आधार पर देखा जाए तो गुजरात पीवी मॉड्यूल में आगे है, और उसके बाद अग्रणी राज्य है और उसका तमिलनाडु ही है। परसेंटेज ना भी याद रहे, राज्य याद रखेंगे। हाँ, तो डेटा अधिक लगे तो आप बेसिक चीजें याद रखेंगे कि सबसे अधिक नौकरियां जो है चीन में हो रही हैं। सेक्टर कौन सा है, सोलर वोल्टाइक क्षेत्र, वोल्टाइक जो उत्पादन है वो, और उसके बाद ये चीजें। उसके बाद भारत में कौन कौन सी क्षेत्र जो नवीकरणीय सेक्टर है इंपॉर्टेंट है, तो सोलर तो सबसे ऊपर है ही, उसके बाद कौन सा है हाइड्रो पावर, उसके बाद कौन सा विंड एनर्जी। तो ये 3-4 सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट हैं जो कि उभरते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के सेक्टर हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि सतत विकास, ऊर्जा पहुंच और जलवायु कार्रवाई के लिए देशों को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने की ओर क्या बढ़ने में सहायता करता है। उसका 2009 में स्थापना की गई थी, इसकी संविधि 2010 में लागू की गई। और क्या मुख्यालय कहाँ है, मस्जिद सिटी अबू धाबी में ही है बेसिकली। सदस्यता क्या है 170 प्लस देश और यूरोपीय यूनियन, भारत एक संस्थापक सदस्य देश है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए संस्था। प्रमुख कार्य क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है, नीतिगत सलाह देना है, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो कुल मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने में, इकोसिस्टम को विकसित करने में ये मदद करेगा प्रत्येक तरीके से। यूएई सर्वसम्मति मतलब यूएई कंसेंसस, ये जो मतलब एक तरह से इसका बेस यही समझ लो इस संस्था का के निर्माण में। ये कब हुआ था, ये वो हुआ था कोप 28 में। कोप 28 कब हुआ था, अभी कोप 30 हुआ बेलेम में 2025 में, बेलेम ब्राजील में। तो कोप 30 यहीं आबू धाबी में, 28 जो है ना आबू धाबी में हुआ था।
कोप ये यूएनएफ ट्रिपल सी का ही। और प्रमुख रिपोर्ट क्या है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? चलिए अब देखते हैं किस पे प्रश्न। आयरेना की 16वीं सभा की बैठक कथनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबू धाबी में आयोजित हुए स्थान ध्यान में रखेंगे। इसमें आयरेना की मध्यम अवधि रणनीति 2023-27 को अपनाया गया। सही है। और उसके बाद इसमें केवल यूरोपीय देशों ने भाग लिया, तो 170 प्लस देश तो है ही, तो ये चीजें थी, तो केवल नहीं हो पाएगा ये आंसर। चलिए ठीक है। भारत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आरई रोजगार 1.3 मिलियन है। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 7.7% है। हाँ ठीक है। भारत सौर और जल विद्युत रोजगार में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो 1, 2, 3। हाँ, अब हम लोग यहां से जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसे देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली न्यूज आर्टिकल है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट के संदर्भ में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पासपोर्ट की क्या जे के मूल्यांकन से संदर्भित जो है ना ये संस्था है कि प्रत्येक देश के पासपोर्ट की स्थिति क्या है, उसमें क्या अभी ये सूचकांक आया है और इसमें भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, यही चर्चा का विषय है। और इसमें अब भारत जो है 80वें स्थान पे है, जो कि 2025 में 85वें स्थान पे था। तो ये सुधार हुई है 2026 की आंकड़ा है। तो बेसिकली ये क्या हेनले पासपोर्ट क्या करता है? विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की मूल और आधिकारिक रैंकिंग करता है। ये यही संस्था का मूल काम है। और ये आधार तय किया जाता है कि उनके धारक बिना पूर्व वीजा के, इस आधार पर तय किया जाता है कि बिना पूर्व वीजा के वो कितने देशों तक वो उनकी पहुंच है। इसी आधार पर उसके जो रैंकिंग है उसके वीजा की, उसके पासपोर्ट की वो की जाती है, उस देश के पासपोर्ट की। तो भारत की रैंकिंग इसी आधार पे है। और यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के विशेष आंकड़ों पर आधारित है। और 2026 के सूचकांकों में सिंगापुर को विश्व का सबसे शक्तिशाली, मतलब सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दुनिया में सबसे अधिक देशों में वीजा फ्री, पासपोर्ट फ्री एंट्री, पासपोर्ट को आप जो है ना मिल सकता है। पूर्व वीजा के कितने देशों में आप प्रवेश, अधिकतर देशों में आप प्रवेश कर सकते हैं। चलिए, गिग इकोनॉमी आजकल काफी चर्चा में रहता है। और गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं वो हड़ताल पे भी गए थे। संदर्भ किया था कि जो 10 मिनट की डिलीवरी वाला क्विक डिलीवरी का जो मॉडल है वो उनके लिए हानिकारक हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेंटल प्रेशर बढ़ाता है, एक्सीडेंट भी होती है इसके कारण से, जल्दबाजी में पहुंचने के लिए कस्टमर तक। तो ये सारी चीजें, और उस सब के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से इसका बेहतर लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण से ये जो है ना अभी बीते साल, मतलब 31 दिसंबर के आसपास ही उनकी हड़ताल भी देखी गई, जो कि चर्चा का विषय बनी। तो अभी चर्चा क्यों हुआ है? किसी जो बात है जिससे कि कंपनियां जो है ना, प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटर्स, मतलब कंपनियां जो हैं गिग कामगारों के लिए वस्तुओं की 10 मिनट में डिलीवरी की समय सीमा हटाने की सहमति जताई है। बात उनकी मान ली गई है। और इस कदम का उद्देश्य गिग कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा तक कार्य दशाओं में सुधार करना है। और गिग इकोनॉमी के बारे में अगर हम समझ लें तो ये क्या है, जो परंपरागत व्यवस्था थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशन था उससे अलग है। ये यही परिभाषा इसमें दी गई है सामाजिक सुरक्षा संहिता में। गिग कामगार वह व्यक्ति है जो नियोक्ता कर्मचारी के पारंपरिक संबंधों के बाहर कार्य करता है। तो मतलब कैसा काम करता है? अस्थायी है, अनुबंध पे काम करने वाले, फ्रीलांस काम करने वाले सब इसमें आते हैं, जिनको जो बेसिक फैसिलिटी है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, मतलब कार्य से जुड़े हुए, वो नहीं मिल पाता है। और जो कि स्थायी नौकरी जैसा, इसलिए उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है हालांकि, और उनका इसके विपरीत जो है ना हानि ही अधिक है। जैसे कि कार्य जो समय का घंटा जो है काफी अधिक है, उसके बाद जो वेतन के संदर्भ में जो मिलने वाला जो डेली वेजेज है उसके संदर्भ में सारी चीजें जो है अनियमितताएं चल रही थी। चुनौतियां यही हैं इस कारण से घरेलू जीवन और कार्य में संतुलन कमी होती है, आय में अस्थिरता होती है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ नहीं मिलता, करियर विकास के कम अवसर है। गिग कामगारों के लिए पहल क्या-क्या है? यही सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, मजदूरी संहिता 2019, ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि, ये सब चीजें। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं,
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है? विश्व बैंक ने जनवरी 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रख लेंगे, ये कौन जारी करता है? विश्व बैंक। और इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि विश्व की जो आर्थिक संभावना, मतलब आर्थिक क्षेत्र में जो चीजें होने वाली हैं उसकी संभावनाएं बताता है ये रिपोर्ट। और वर्ष में ये 2 बार जनवरी और जून में प्रकाशित की जाती है। तो वैश्विक आर्थिक समृद्धि की संभावनाओं को बताता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत की संभावना इसमें बताई गई है, समृद्धि का अनुमान किया गया है, जो कि 2025-26 के लिए 7.2% की समृद्धि दर का अनुमान है, एक। और दूसरा, जून 2025 की रिपोर्ट में कितना था? 6.3%। मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बढ़ रही है। उच्च समृद्धि दर के कारण क्या है? मजबूत घरेलू मांग बढ़ी है। उसके बाद क्या? निजी उपभोग का व्यय बढ़ा है, कराधान में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक घरेलू आय में वृद्धि हुई है। यही काम है। वैश्विक व्यापार समृद्धि 2025 की 3.4% दर से घटकर कितनी हुई है? विश्व स्तर की जो समृद्धि है वो कितनी हुई? 2.2%। क्योंकि बहुत सारे क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में भी वृद्धि हुई है। आप देखो कितनी सारी लड़ाइयां भी लड़ रही है, तो जिससे कि विश्व स्तर पे जो सप्लाई चेन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़ी इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं घटी है, वो धीमी हुई है। तो यही इसका ये है। ऋण का उच्चतम स्तर क्या है? हाँ, लेकिन उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में सरकारी ऋण बढ़कर जीडीपी में लगभग 70% हो गया है और यह विगत 55 वर्षों में उच्चतम स्तर पे है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अर्थव्यवस्था से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण घटना अपस्फीति या डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या? नाम से पता है कि इन्फ्लेशन का ये उल्टा हो गया। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन में क्या है कि मूल्य जो बढ़ रहा है, मूल्य की जो कीमत जो बढ़ रही है उसकी दर जो बढ़ रही है उसमें वृद्धि। यही है ना कि 10% से कीमतें बढ़ रही थी, अब 12% की दर से बढ़ रही है, जो किसी भी वस्तु या सेवा के दर को, इसी को इन्फ्लेशन बोला जाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, मतलब नकारात्मक मुद्रास्फीति, मतलब उल्टा हो गया, मतलब कि थोड़ी घटने की दर, मतलब दर जो है, मूल्य जो है, उसके मूल्य के बढ़ने की जो दर है वो निगेटिव में जा रही है। निगेटिव अगर हो जाए तो क्या होगा? वो अपस्फीति की स्थिति होगी। अभी क्यों चर्चा में है? अभी चर्चा में इसलिए है कि अभी ये नोट किया गया है किसमें? खाद्य कीमतों में वर्ष 2014 के बाद पहली बार अपस्फीति जो है देखी गई है। तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि खाद्य जो 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 चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं वो कमेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी डायरेक्टली, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से। प्रमुख कारण क्या है? कि समग्र मांग में कमी हो जाए, उत्पादकता में वृद्धि हो जाए और मौद्रिक नीति में परिवर्तन हो जाए। तो ये तो निगेटिव है, समग्र मांग में कमी होना, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है। उत्पादकता में वृद्धि हो जाए कि जो लॉस हो रहा था कहीं ना कहीं, तो वो प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है, तो वो उस पर कंट्रोल किया गया, उत्पादकता में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी। उसका मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए गए हैं। अब मौद्रिक नीति में परिवर्तन डायरेक्टली किससे प्रभावित होता है? जिससे कि ऋण मिलने का, जो उत्पादकों का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। तो ये सब फैक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। फूलों की घाटी, यही इसी की चर्चा कर रहे थे हम लोग बनागनी के संदर्भ में। अभी बनागनी घटना यहाँ पे देखी गई है। वैली ऑफ फ्लावर्स के पास बनागनी की घटना दर्ज की गया। फूलों की घाटी कहाँ है? यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में है, उत्तराखंड में है ये, चमोली जिले में। और क्या ये नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के 2 कोर क्षेत्रों में से एक है। दूसरा कोर क्षेत्र क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या? नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम का हिस्सा है। दोनों कोर क्षेत्र समाहित रूप से जांस्कर और महान हिमालय, जांस्कर जो और महान हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच एक विशिष्ट संक्रमण क्षेत्र है। वन प्रकार क्या है? उप अल्पाइन वन, ऊंचाई होने के कारण। भोजपत्र या बर्च। वनस्पतियां कौन सी है? रोडेंड्रॉन, ब्रह्मकमल, ब्लू पॉपी, कोबरा लिली, ये सब चीजें। उसके बाद जीव जंतु, हिम तेंदुआ, काफी इंपॉर्टेंट है हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, हिमालय कस्तूरी मृग और भूरा भालू आदि। ठीक है, तो बनागनी का हमने उदाहरण भी यहाँ पे देख लिया, नोट करके रख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में ये कोट कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल की घटना है। वॉकर और हेडले सेल सर्कुलेशन या सेल की बात की जा रही है। ये बेसिकली क्या है? वायु जो जलवायु विज्ञान से संबंधित है। जलवायु विज्ञान से संबंधित है मतलब क्या कि ये आप अगर इसको माने 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, जो कि पैसिफिक ओशन को 2 पार्ट में बांटता है,
और पैसिफिक ओशन को दो पार्ट में बांटती है, तो पैसिफिक ओशन के जो ईस्ट वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, वो क्या हुआ, दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट, यही है ना, दक्षिण अमेरिका है इधर। इस तरह से दक्षिण अमेरिका है और अमेरिका है ऊपर, और इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, एशिया वगैरह है, एशियाई वाला हिस्सा जो है। तो ये क्या हो गया, जो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो क्या हुआ, अमेरिकी साइड, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या हुआ, एशियाई क्षेत्र। अब होता क्या है, यही आप समझोगे कि स्थिति क्या है, कि स्थिति यही है कि जो यहाँ पे जो 0 डिग्री क्रॉस कर रही है, इसके ऊपर क्या व्यापारिक पवनें चलती है ना, व्यापारिक पवनें, और ये व्यापारिक पवनों के मजबूत होने की दशा है। बेसिकली मजबूत होने की दशा मतलब क्या, कि यहाँ पे पवनें जो है नीचे बैठती हैं, यहाँ पे नीचे बैठती हैं, यहाँ पे नीचे बैठती हैं, और यहाँ पे ऊपर उठती हैं, यही है ना, ऊपर उठती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का जल जो है ठंडा है, क्योंकि अपवेलिंग जोन है। ये हमने लानिना एल नीनो वाले चैप्टर में पढ़ा है ज्योग्राफी में, यही है बेसिकली। और क्या है, यहाँ पे गर्म पानी होता है, क्योंकि ये पानी व्यापारिक पवनें बहाकर इस कोस्ट पे ले आती है, और गर्म पानी होने के कारण जो सतही पवनें हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के कारण जो है ये फिर ठंडा होकर इधर चलती हैं, और ये फिर यहाँ नीचे बैठती हैं, और फिर इधर ऐसे चलती हैं। तो ये क्या हुआ, चक्र बन गया ना ये। तो मतलब कुल मिलाकर क्या है, वॉकर सेल बेसिकली क्या है कि एक सागरीय और जो वायुमंडलीय परिघटना है, जिसमें एक सागर का भी रोल है और वायुमंडल में चक्र का, तो उसी को वॉकर सेल बोलते हैं, जो कि स्थानीय स्तर के साथ साथ पूरे विश्व के मौसम को प्रभावित करता है। ये प्रभावित किसको करता है, जब ये स्थिति बनी रहेगी तो हमारे यहाँ मानसून भी अच्छा होगा, क्योंकि एक धड़ा ऐसे जाता है और वो मानसून से प्रभावित करता है। क्लियर है चीजें? यही स्थिति जब लानिना में और मजबूत हो जाती है, तो व्यापारिक पवन और मजबूत हो जाएंगे, तो आपके यहाँ मानसून और अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसी का एक उल्टा चरण क्या होगा, एल नीनो, जिसमें जस्ट ये उल्टा हो जाता है, वॉकर सेल। यही वॉकर सेल जब उल्टा होता है तो यहाँ जहां वर्षा हो रही थी वहां पे सूखा हो जाएगा, और वहां जहां वर्षा नहीं हो रही थी वहां पे बाढ़ आ जाती। यही हमने सुना है। ये तो जलवायु परिघटना है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। और इसमें यही बात की जा रही है कि अभी क्या है, पूर्वी मध्य दक्षिण भारत में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। इससे लानिना के कारण वाकर और हैडली परिसंचरण तत्वों को मजबूत होने से संबंध किया जा रहा है। यही कि जो लानिना का असर है, इस कारण से जो ठंडी का जो असर ज्यादा है, ठंड का असर ज्यादा है इस हिस्सों में, ये लानिना के असर के कारण है, जो कि पहले से बताया भी जा रहा था कि इस वर्ष लानिना का प्रभाव रहेगा, जिससे सर्दियां जो है ना अधिक ठंडी होंगी। तो ये वॉकर परिसंचरण समझ गए। हैडले परिसंचरण क्या होता है, हैडले परिसंचरण बेसिकली क्या है कि हमने एक और परिघटना सुना है कि इक्वेटर से क्या है कि क्योंकि गर्म है ना, ये यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट पहुंचती हैं, और सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंचने के कारण क्या होती है, यहाँ पे टेम्परेचर गर्म होता है, हवाएं गर्म होती है, और गर्म होकर धरती गर्म होती है, और उससे लगी हुई वायु गर्म होती है, और वहां से उठती है, यहाँ से उठती है ये दोनों साइड। तो इधर ये उठेंगी और यहाँ पे गिरेंगी, और ये फिर ऊपर में भी होगा। ये कौन सा जगह होगा, ये 30 से 35 डिग्री का, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये चीजें हो रही है ना, ये दोनों तरफ हो रही है। तो ये जो सेल बना है, ये कोष जो बना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हैडले परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो दोनों की भूमिका है, यही मैंने बताया इसमें, इस पूरी परिघटना में, जिसका संबंध हमारे भारतवर्ष के मानसून के कमजोर होने या मजबूत होने से भी संबंधित है। तो इस बार इसका जो लानिना वाला ये वर्जन देखा जा रहा है, जिससे कि सर्दियां प्रभावित किया गया है और मॉनसून पे सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो यही पूरा का पूरा न्यूज है ये, ठीक। अल्ट्रा कोल्ड एटम, ये बेसिकली क्वांटम फिजिक्स से संबंधित है। क्वांटम मतलब क्या, जो पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब परमाणु के नीचे की भी बात की जाती है क्वांटम फिजिक्स में, उनके गुण और उनके व्यवहार से संबंधित जो विज्ञान की जो धरा है का जो हिस्सा है और जो अध्ययन करता है, उसे क्वांटम फिजिक्स करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम से भी नीचे। क्यों, क्योंकि वहां पे जो पदार्थों का जो व्यवहार है, जो आम जीवन में हमें दिखता है, वो बदल जाता है, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है। उसी से जुड़ा हुआ ये है कि बेसिकली है क्या ये, कि भारत में शीत एवं अति शीत परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स की बात की जा रही है। तो एक तो क्वांटम फिजिक्स है, दूसरा एटॉमिक फिजिक्स। एटम से नीचे जो हो गया क्वांटम हो गया, और एटम तक जो है ना हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अति शीत परमाणु भौतिकी की बात, तो अति शीत परमाणु भौतिकी क्या है कि
के क्षेत्र में प्रभावी और निरंतर वृद्धिशील उपस्थिति दर्ज की। इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों ने अग्रणी शोध समूह किया। मतलब भारत भी इस क्षेत्र में काफी कर रहा है, जो कि क्वांटम फिजिक्स को के लिए भी मददगार हो सकता है। तो बेसिकली यही मुद्दा है। अब ये अति शीघ्र शीत क्या है? तो अति शीत यही है कि परमाणु जो है हमेशा गतिमान रहते हैं, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। और जब गतिमान रहते हैं तो उनकी यही गति जो है ना तापमान के रूप में हमें महसूस होती है। हम देख तो नहीं सकते हैं परमाणु को, एटम काफी छोटा है, पदार्थ का सबसे छोटा अभी तक। सब एटॉमिक जो क्वांटम फिजिक्स के अलावा जो नॉर्मल सामान्य फिजिक्स है उसमें यही कहा गया कि सबसे पदार्थ का सबसे छोटा जो इकाई है वो क्या है? परमाणु है। उससे भी हालांकि छोटे हैं। हाँ, तो छोटा इकाई ये है। अब ये क्या परमाणुओं का जो परम शून्य है, मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस पे इसके मात्र अंश भर अधिक तापमान तक ठंडा करके उनकी गति को इतना धीमा किया जा सकता है को कैसा बिहेव करें? क्वांटम के जैसा। क्वांटम क्या होती है? एनर्जी पैकेट होते हैं, मतलब ऊर्जा। मतलब ये कैसा ऊर्जा? मतलब क्या? वेव, तरंग के जैसा। तो कोई पदार्थ अगर तरंग के रूप में बिहेव कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा और पदार्थ का जो गुण है मिल गया। यही बात बताई गई थी, E इक्वल टू mc², जो अन्य सिद्धांत है आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। तो ये बेसिकली यही है, क्वांटम वाला के जैसा व्यवहार करने लगता है। और ये मैं दूसरा टॉपिक जोड़ रहा हूं इसमें, नैनो केल्विन तापमान पर परमाणु बिलियर्ड्स की छोटी गेंदों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं? बल्कि तरंगों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यही बात को समझाया गया है कि बिलियर्ड की गेंद कैसे होगी? वो तो जहां जिस एक लीनियर दिशा में जाएगी, मतलब उसे दिखेगा ना कहीं जाएगी। लेकिन वेव कैसे चलेगी? वेव तो ऐसे ऐसे चलेगी, कहीं भी चल सकती है, वो कैसे भी चल सकती है। लेकिन अगर बिलियर्ड्स की गेंद है तो वो कोई एक दिशा होगी ना, अगर उसको फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। और क्या? परमाणु अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं, उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने लगते हैं। ये ओवरलैप पदार्थ की एक अवस्था उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या? बोस आइंस्टाइन संघनन। ये हमने सुना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की एक नई अवस्था है। ये पदार्थ की एक नई अवस्था है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये अभी एक नया है ये। और क्या है? क्वांटम भौतिकी के अनुसार प्रत्येक कण की एक डी ब्रोगली। तो क्वांटम भौतिकी के भी एक्सपेरिमेंट में ये मदद करेगी ये। चलिए, फसल उत्सव, जैसा कि आज मकर संक्रांति है और कल लोहड़ी था, तो ये क्या है? फसलों के, नई फसलों के आने पे और एक नई फसल की बुआई की तैयारी के संदर्भ में है बेसिकली। तो क्या है, अभी जो है एक फसल मौसम खत्म हो रहा है और नई फसल मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो नई फसलें भी जहां आई हैं, तो इसलिए देश भर में इसे हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम से। तो इसी के बारे में भी बात की जा रही है कि फसल कटाई के पारंपरिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और क्या? जो आने वाली फसल, जो रबी की फसल बोई जाएगी, उसकी तैयारी के लिए। तो देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। क्यों? और एक जो भौगोलिक घटना है वो क्या? सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। मतलब सूर्य जो है ना अब किधर? कर्क रेखा की तरफ जाएगा, तभी गर्मियां आएंगी ना हमारे यहाँ। हाँ, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो मकर संक्रांति महाराष्ट्र में, ये सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। उत्तरायण गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे। पोंगल तमिलनाडु में इसी तरह से देख सकते हैं। तो विभिन्न स्थानों पे विभिन्न तरीके से मनाया जाता है, विभिन्न जो है नियम कानून उसमें अप्लाई किया जाता है। लोहड़ी का है पंजाब में, माघ बिहू का है असम में, कनुमा तेलंगाना में। कृषि क्षेत्र के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए, ये से मिलाने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसा कि एनपीएस हमने सुना है कि पेंशन निधि है ये तो अभी हुआ क्या है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए जो है एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? मतलब कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके बदलाव के लिए। तो इसीलिए चर्चा में है क्या ये? नोडल मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। विनियामक निकाय कौन है? यही पीएफआरडीए। मुख्य उद्देश्य बच्चों को कम उम्र में ही उसके भविष्य के लिए जो है ना, जो भविष्य के लिए बचत की आदत डालना, और जब तक वो बड़ा ना हो, एक उम्र प्राप्त ना करे, 18 वर्ष तक ना हो, तब तक उसके गार्जियन के द्वारा ये काम किया जाए। तो यही बात है कि बचत को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ये एक टूल के रूप में, वित्तीय टूल्स के रूप में दिया गया एनपीएस वात्सल्य, इसलिए नाम भी वात्सल्य रखा गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक इस योजना के पात्र हैं, मतलब बच्चों के नाम पे खोला जा सकता है। और निवासी भारतीय एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी पात्र हैं। लाभार्थी कौन होंगे? इस योजना के तहत नाबालिग ही एकमात्र लाभार्थी होते हैं, उन्हीं के नाम पे खोलना होता है, बड़े लोगों के लिए नहीं।
और खाता संचालन तब कौन करेगा? जो उसका लीगल गार्जियन है या माता-पिता जो है, वही करेंगे इसके। और न्यूनतम अंशदान कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम प्रारंभिक और वार्षिक अंशदान ₹250। अंशदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है और मैक्सिमम कोई अधिकतम नहीं है, न्यूनतम ₹250। ठीक है? चलिए, सुर्खियों में रहा जो स्थान है कतर की राजधानी दोहा, अरेबियन पेनिनसुला का एक महत्वपूर्ण कंट्री हम लोग देख सकते हैं, सऊदी अरब, बहरीन है छोटा सा, यूनाइटेड अरब एमिरेट है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदारों ने कतर के अल उदैद एयरबेस में, ये ध्यान रखेंगे नाम, भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। अल उदैद एयरबेस में एक नया संयुक्त वायु और मिसाइल रक्षा समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित किया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। भौगोलिक अवस्थिति हम लोगों ने देख लिया, अरेबियन प्रायद्वीप पे है, फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पे अवस्थित है। स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ईरान के साथ में। और सीमावर्ती जल निकाय फारस की खाड़ी, बहरीन की खाड़ी। भौगोलिक विशेषताएं, इस तरह से कुछ पूरा तस्वीर हम लोग देख सकते हैं हम लोग। भौगोलिक विशेषताएं देख लेते हैं। ये कतर प्रायद्वीप में स्थित है और कतर प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप के उत्तर ही और विस्तृत एक छोटा सा ये है ना, ये पेनिनसुला है ना, इसी को कतर प्रायद्वीप बोला जा रहा है। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निक्षेप है, एक संसाधन भूगोल के दृष्टिकोण से। ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातकों में शामिल है, दूसरा। और बालू के टिब्बे, सैंड ड्यून्स और लवणीय समतल मैदान, सबाख जिसको बोलते हैं, इसकी प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ये ताजे जल के स्थायी स्रोत नहीं है यहाँ पे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो हाँ, तो चलिए हम लोग इस तरह से आज के न्यूज़ टुडे को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आप लोगों ने जो सीखा क्वेश्चन के माध्यम से उसे रिवाइज कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि कैसा प्रश्न आ सकता है या आने की संभावना बनती है। और ये आपकी करंट अफेयर की तैयारी में आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और आने वाली तैयारी को, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आने वाली तैयारी को अपना इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।